वेलकम टू एजुकेशन हब। आज आज हम आपके लिए साइंस के जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस बार आने वाला है। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे और तैयारी करेंगे। तो अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छा से तैयारी कर पाए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जब दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण में जिसका फोकस दूरी क्या लिया जाता है? ऋणात्मक, जिसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में। और उत्तल का प्लस लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो आप लोग जानते होंगे कि एफ बराबर क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। क्या होता है? आर बाई टू। तो एफ बराबर आर बाई टू, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, एफ बराबर आर बाई टू। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चमकता है ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी क्या है? तो आप लोग जानते हैं सामान्य दृष्टि के लिए आँख की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। दिया है 5 नंबर में, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आप लोग जानते हैं तो कि विव जियोर पढ़े होंगे, विव जियोर, विव जियोर, जिसमें और एक आर हो जाएगा। तो सबसे पहले भी आता है जो जिसका बहुत ही कम झुकता है, और सबसे ज़्यादा लास्ट में आता है रेड। तो अगर ज़्यादा पूछेगा यानी सबसे कम पूछेगा तो बैगनी यानी भी हो जाएगा, भी से बैगनी, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड यानी कि लाल हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिएगा, विवजियोर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी जो कि निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो अवतल लेंस होता है उससे निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, यानी उसमें उस दर्पण में कौन लेंस लगाया जाता है? उत्तर अवतल लेंस लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो क्या चीज़ पर निर्भर करता है? तो आप लोग जानते होंगे कि चालक की लंबाई पर भी करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। तो ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी पर, इनमें सभी पर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? यानी किसे कहते हैं अभिसारी लेंस, किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तल लेंस को कौन लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में था। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र आप लोग जानते होंगे, V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर, इसके पहले वीडियो में बताए थे, V बराबर आई आर, यानी तो R बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? V बाई आई। क्या हो जाएगा? V बाई आई। देखिए ऑप्शन को में है R बराबर V बाई आई, नहीं दिया है किसी ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो R प्रतिरोध का सूत्र होता है V बटा आई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोदर विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हरे विद्युत होता है वो विद्युतमय तार होता है, यानी जो कि धरती से अर्थ वायर जिसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत क्या होता है? यानी जो बायां हाथ है उसका बीच वाला अंगुली मध्यमा किसको संकेत करता है? तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से
कोई नहीं। तो इसमें दिया है जो कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में होता है, जो कि मध्यमा है, वो हमें चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, जिसका ऑप्शन सी में आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा क्या होती है? तो चुंबक के जो भीतर होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती हैं? तो वो होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। किससे? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, जिसका ऑप्शन बी में आंसर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा किससे निकलता है? तो आप लोग जानते होंगे यूरेनियम जो होता है उससे निकलता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पे लेंस पूछा गया था, इससे पहले दर्पण था। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर लेंस है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, जो इसमें ऑप्शन बी में दिया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस होता है, क्योंकि इसके पहले निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस बताया गया था, तो ये दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तर लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखा जाए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए यानी छोटे छोटे चीज को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं अवतल दर्पण जो है छोटे छोटे वस्तु को बड़ा दिखाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसके पहले जैसा आता है उसमें कम पूछा था और इसमें ज़्यादा पूछा है। तो हम क्या बताए थे, आप लोग को याद होगा, आंसर बताइए। तो हम आप लोग को बताया था सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है किसका विचलन अधिक होता है? तो सॉरी उसमें गलती होता है, जो ऑप्शन डी में है वो बैगनी है, उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? बैगनी का। अगला प्रश्न को देखा जाए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तुओं को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? तो आप लोग इस पढ़े होंगे कि अगर वक्ता केंद्र पर यानी सी पर रखा जाए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व क्या होता है? तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1/10 सेकेंड होता है। कितना होता है? वो 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न को देखा जाए। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से जो बनता है वो कैसा होता है? तो आप लोग जानते हो कि वो हमेशा सीधा होता है और हर्षित होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है, सीधा और हर्षित। चलिए अगला प्रश्न है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, m बराबर होता है v/u। क्या होता है? u हो गया, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है, m बराबर v/u। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं? तो जल में लेंस हो सकता है, कांच में हो सकता है, पीतल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल जो होता है उसमें लेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन कौन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। परावर्तन के भी 2 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है? तो आप लोग जानते होंगे कि वो जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, रेटिना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखा जाए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है,
तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कैसा होती है, तो वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। कौन धारा? प्रतिवर्ती, यानी 220 वोल्ट और प्रतिवर्ती, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र आप लोग सभी बच्चे याद भी किए होंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CaO। क्या हो जाएगा? CaO। अगला प्रश्न को है कैल्शियम ऑक्साइड। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जो जल का विद्युत अपघटन होता है उसमें कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जो कैथोड पे होता है उस मुक्त गैस का नाम क्या है? वो है ऑक्सीजन गैस। कौन गैस है? ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होता है NaHCO3, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो जिसका पीएच मान होता है 10.5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो जो अधातु है जो चमकीला है, जो कि अपवाद भी पढ़े होंगे सभी बच्चे, अपवाद क्योंकि याद रहते हैं, तो वो होता है आयोडीन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला होता है, इसे अपवाद में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिकर्षशील है? तो सबसे ज़्यादा अभिकर्षशील धातु जिसका वैलेंसी 1 हो वो अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है सोडियम, जिसका वैलेंसी भी 1 होता है, तो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखा जाए, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो ये और अच्छे प्रश्न है। तो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, उसको तोड़िएगा तो 2 और 6 आएगा। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखें, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन, जिस देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ब्यूटेनॉन। तो इसका कौन सा इसमें समूह को लगाया गया है? तो आप लोग जानते होंगे जिसमें नॉन आता है वो कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो संचार क्रायोलाइट, तो संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। तो इसमें एल्कीन पूछा है तो CnH2n हो जाएगा, यानी जोड़ दो छोड़ दो हटा दो, पढ़ाए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है आवर्त की संख्या? 7 आधुनिक आवर्त सारणी में। और वर्गों की संख्या होती है 18। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग पूछेगा तो 18 आप लोग लिखेंगे। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसमें समूह में पूछा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे पर आने पर परमाणु का आकार जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग ये भी निकालने के लिए बता दिए। तो सल्फर S16 होता है, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना? 6, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के? तो 6, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है 6। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरह से जानते होंगे। चलिए उसी प्रकार वैलेंसी भी निकलता है, पूछा है कभी संयोजक इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न को देखें, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप लोग बता ही दें। कार्बन जो कार्बन के बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होकर कार्बन से जुटेगा और एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन का होना चाहिए, तो यहाँ पे C2H2 होगा। क्या हो जाएगा? C2H2 कटु, यानी असंतुलित हाइड्रोकार्बन कौन है? C2H2। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए,
अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन का संयोजकता क्या है। अच्छा प्रश्न है, अभी हम संयोजकता के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑक्सीजन को निकालिएगा तो क्या बताए थे हम, 2 और 6। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसमें 8 में से जब भी संयोजकता निकाला जाता है तो अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 से माइनस किया जाता है। 8 माइनस 6 यानी इक्वल कितना आ गया, 2। तो इसका ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो आप लोग जानते हो जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल उसमें रहता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका 5.6 से कम ही होता है। क्या होता है, 5.6 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो टार्टैरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टैरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो ऑप्शन डी में दिया गया था। अगला प्रश्न को देखा जाए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहे जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को धातु ही त्यागता है, जिसमें प्लस चार्ज कौन बनाता है, धातु बनाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जो जिंक लेपित किया जाता है उसे कौन सा क्रिया कहा जाता है, तो वो होता है गैल्वीकरण। क्या होता है, गैल्वेनीकरण, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए। निम्न से कौन सा संयोजी यौगिक है। तो इसमें देखिए कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक जिसका बॉन्ड पूरा हो, यानी कार्बन CH4 हो, जो बंधन से CH4। इसका संरचना सूत्र भी आप लोग बनाइएगा, तो इससे होगा संरचना सूत्र, देखिए यहाँ पे CH4। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, तो आभूषण बनता है वो सोना कितने कैरेट का होता है, तो वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट पर वो तो मुलायम होता है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, यानी नोबल गैस अक्रिय गैस कौन है। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, आपको ये भी पूछ सकता है उत्कृष्ट गैस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो इसमें आर्गन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो कैसे होते हैं अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं कैसा होता है, तो वो होता है अम्लीय, धातु अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखता है, ऑप्शन बी था इसका आंसर। कार्बन है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। क्या है, अधातु। आप लोग को ट्रिक बताया था, जिसके लास्ट में अम आएगा, जिसके लास्ट में क्या आएगा, अम, वो हो जाएगा धातु, आप लोग को पढ़ाए थे। और जिसके लास्ट में न आएगा वो हो जाता है अधातु। इस सब पे लागू नहीं होता, लेकिन अधिकतम ये ऐसा ही होता है, तो आप लोग याद रखिए, जिसके लास्ट में न आएगा वो क्या हो जाएगा, अधातु, और जिसके लास्ट में अम आएगा वो क्या हो जाएगा, धातु। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड OH। क्या होता है, बॉन्ड OH, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल जो होता है वो हमेशा जानते हैं 7 से कम होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, और क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है, और जो 7 होगा वो उदासीन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पाचन करता है, तो कौन सा एंजाइम है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला प्रश्न है। सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है, बायोलॉजी का प्रश्न है। सामान्य रक्त प्रकुचन दाब होता है, कितना होता है, तो वो होता है 120 mm होता है, 120 mm। अगला प्रश्न है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो आप लोग बताइए किसके द्वारा, तो वो होता है फ्लोएम द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में पढ़े होंगे, फ्लोएम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शन करता है, तो वो हो जाता है गुलाब। क्या हो जाता है, गुलाब, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए। काला जार बीमारी किस रोगन जनक के कारण होता है, तो जो काला जार बीमारी होता है उसको किसके द्वारा होता है, तो वो होता है लेशमानिया द्वारा, लेशमानिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो निम्न में से कौन सा द्विलिंगी, तो गुलाब जो है वो द्विलिंगी पुष्प में है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो क्या होता है, कहाँ होता है,
तो मानव में जो होता है वो नाकों में घ्राणग्राही स्थित होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो हमारे जो शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो होता है अनुमस्तिष्क द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, अनुमस्तिष्क द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन, अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो जो अनुवांशिकता का है वो मेंडल ने दिया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, मेंडल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है मेंडल को। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो फूल का कौन सा भाग है वो फल में बदलता है, तो वो होता है अंडाशय, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या होता है, अंडाशय, जो कि फल में बदलता है। अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, तो जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है, तो वो होता है टिश्यू पेपर। कौन सा होता है, टिश्यू पेपर, जो कि जैव निम्नीकरण है। अगला प्रश्न को देखा जाए, आहार तथा पाइन किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है, आहार का तथा पाइन वो किस राज्य का है, तो वो होता है बिहार राज्य का, जो सभी बच्चे जानते होंगे। अगला प्रश्न को देखा जाए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है, तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लिए सबसे वो होता है वो पुनर्चक्रण द्वारा है, पुनर्चक्रण सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी कौन सा है, तो वो है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो इस कह रहा है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है, तो वो हो जाएगा बायोगैस होता है। क्या होता है, बायोगैस, जो कि ऑप्शन डी में दिया, लेकिन हम बायोमास लिखा, लेकिन क्या होगा, बायोगैस होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि से पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि से पाई जाती है, तो वो मृतजीवी विधि से पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इनमें से कौन से पादप हार्मोन नहीं है, तो जो एथिलीन है, साइकोट्राइनिन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है था। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग देखा जाए, फूलों का में नर प्रजनन अंग है, तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वो क्या है, तो जो फूलों में नर प्रजनन अंग है उसे पुंकेसर कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता, कौन में, ईस्ट में, जो ऑप्शन बी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, वैसे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो सके। चलिए अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, यानी जो हमारे मस्तिष्क है मानव का, उसका औसत भार क्या होता है, तो 1.4 के यानी 1.4 kg का होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, 1.4 kg। अगला प्रश्न को देखा जाए, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे, बताइए आप लोग, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और नया है तो सभी वीडियो जाकर देख लें, चैनल पे जितने वीडियो अपलोड हुआ है सभी जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इस बार अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।